Welcome to my YouTube channel. Today's lecture number 3 on chapter number 6, that is magnetic field in matter. और टॉपिक है हमारे पास इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन एटॉमिक रेडियस। लेक्चर नंबर 1 में अगर आपको याद हो तो हमने वहाँ पे देखा था कि अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल है तो वो मटेरियल कोई भी मटेरियल एटम से मिलके बना होता है और एटम में हमारे पास क्या होता है, स्टेडी करंट होता है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो स्टेडी करंट है, बट वो स्टेडी करंट होता नहीं है वैसे। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 6 में हमने सारी बातें डिटेल में पढ़ी थी कि स्टेडी करंट होता है तो वहाँ पे अगर वो लूप है, जो लूप थी, अगर उसमें करंट है तो वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रही है। तो अगर वो डाइपोल की तरह बिहेव कर रही है तो उसका कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट भी होगा। और उसमें हमने ये चेन बनाई थी कि मटेरियल है, उसमें एटम है और उसमें मैग्नेटिक डाइपोल होगा तो उसमें मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। और अगर किसी ने लेक्चर नंबर 1 नहीं लिया इंट्रोडक्शन, तो वो इसी प्लेलिस्ट में चैप्टर लेक्चर नंबर 1 सबसे पहले ले लें, तो ये चीज़ें जो है अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो अब हम डायरेक्ट करेंगे। ओके, एनी एटम डेट बिहेव लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल हैव सम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होगा। और सोर्सेज जो होते हैं, अब हमने इसमें देखना है कि सोर्स क्या है उस डाइपोल मूवमेंट का। डाइपोल मूवमेंट या फिर हमने मैग्नेटिज्म भी वर्ड वहाँ पे यूज़ किया था, तो उसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ डाइपोल मूवमेंट या मैग्नेटिज्म का एक एटम के। अब एटम जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्पिन नहीं करता, रिवॉल्व भी करता है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो हमारे पास मोशन जो होती है दो तरह की होती है। तो एक्चुअली बेसिकली हमारे पास 3 सोर्सेज होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं समझा रही हूँ कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ स्पिन नहीं करता, नॉट ओनली स्पिन बट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो एक होगी स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक होगी ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट न्यूक्लियस, और थर्ड वन हमारे पास होता है चेंज इन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो उसकी वजह से क्या होगा, जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें चेंज आ जाएगा। अब वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, ये चीज़ें हमने इस लेक्चर में देखनी है। अब ये डाइपोल मूवमेंट का सोर्स स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे है, यहाँ पे मैंने ये बातें लिखी नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे डाइपोल मूवमेंट का सोर्स है और कैसे ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो खैर हम पढ़ चुके थे, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कैसे सोर्स होता है। अब स्पिन क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करता है तो वो अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन करता है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल स्पिन मीन्स कि वो रोटेट कर रहा होता है। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं रोटेट, बट वो रोटेट नहीं कर रहा होता। अगर वो एक चार्ज पार्टिकल है, अगर वो रोटेट कर रहा है तो चार्ज पार्टिकल के रोटेट होने की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। और करंट जहाँ होता है वहाँ पे क्या होता है, डाइपोल होते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल होता है। मैग्नेटिक डाइपोल होता है तो उसका कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट भी होगा। सेम इसी तरह ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, तो वो जब रिवॉल्व करेगा तो अगेन वो रिवॉल्व कर रहा है तो वो प्रोड्यूस करेगा करंट, और वो करंट जो है वो हाई स्पीड के साथ वो मूव कर रहा होता है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो स्पीड जो है कि वो स्टेडी करंट है। आगे हम खैर अभी देखेंगे भी। नेक्स्ट हमारे पास आती है चेंज इन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमने पैरामैग्नेटिज्म में हमारे पास स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस, ये दोनों जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इन पैरामैग्नेटिज्म में। पैरामैग्नेटिज्म हम पढ़ चुके हैं कि पैरामैग्नेट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो डाइपोल मूवमेंट्स होते हैं वो अरेंज कर लेते हैं, अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ी थी, 1 में ही पढ़ी थी, इसलिए वो लेक्चर लेना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। पैरामैग्नेट में हम कहते हैं कि स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट द न्यूक्लियस, जो फर्स्ट 2 हैं ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर पैरामैग्नेटिज्म के लिए। लेकिन पैरामैग्नेटिज्म में हम कह देते हैं कि जो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोमिनेंट हो जाता है, और जो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो निग्लिजिबल होती है। निग्लिजिबल कैसे होती है वो हमने इस लेक्चर में देखना है। ठीक है, सेकंड, जो पैरामैग्नेटिज्म होती है वो सिर्फ और सिर्फ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए, अनपेयर्ड होने चाहिए। अब ये नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर स्पिन करें तो सारे जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिज्म की रिस्पॉन्सिबल हैं, नहीं, सिर्फ वो। आप उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेक करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर वो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड हैं, अनपेयर्ड फॉर्म में है, तो तब वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर पैरामैग्नेटिज्म के लिए। नेक्स्ट हम अब ये थर्ड वन जो है चेंज इन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर डायमैग्नेटिज्म के लिए। अब डायमैग्नेटिज्म के लिए, डायमैग्नेटिज्म में सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर्ड फॉर्म में होंगे। ठीक है, पैरा में क्या थे, अनपेयर्ड में, और डाई में हमारे पास
पेयर्ड फॉर्म में, डाई मीन्स होता ही टू है। तो मेन चीज़ जो हमने इस पूरे लेक्चर में पढ़नी है वो ये है कि अभी हमने कहा कि पैरामैग्नेटिज्म में ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है। तो वो नेग्लिजिबल कैसे होती है ये चीज़ पढ़नी है। सेकंड हमने क्या चीज़ पढ़नी है कि जो चेंज इन ऑर्बिटल वेलोसिटी आता है जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब वो वेलोसिटी कितनी चेंज होती है, कैसे चेंज होती है, वो चीज़ स्टडी करनी है हमने। ठीक है, दो बातें पढ़नी है हमने। उससे पहले अगर अभी हमने पढ़ा कि पैरा जो होगा उसमें सिर्फ अनपेयर्ड सिर्फ तब होगी जब हमारे पास ऑर्बिटल मोशन होगी, और ये तब होगी जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तब डाई होगी। तो अगर कोई एक ऐसा केस आ जाए जैसे एक इलेक्ट्रॉन है वो अपने ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहा है, साथ हम इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं, तो अब तो पैरा ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि पैरा की वजह से थी, और डाई जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो उसकी वजह से खैर वेलोसिटी चेंज हो ना हो, लेकिन अब इसमें पैरामैग्नेटिज्म का बिहेवियर इसमें डोमिनेंट होगा या फिर डायमैग्नेटिज्म का। तो इसमें अब हम कैसे चेक करेंगे, तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अनपेयर्ड फॉर्म में है तो हमारे पास पैराड मैग्नेटिज्म जो होगा डोमिनेट कर जाएगा। अगर वो पेयर्ड फॉर्म में होंगे तो डायमैग्नेटिज्म भी वाला जो होगा वो डोमिनेंट हो जाएगा, तो हम डायमैग्नेटिज्म वाला वहाँ पे शो करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हमने मेन बातें क्या पढ़नी थी, दो, कि ऑर्बिटल मोशन जो है वो नेग्लिजिबल कैसे हो जाएगी, और जो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो किस तरह से आएगा। तो सबसे पहले हम जो पढ़ना है वो क्या है, ऑर्बिटल जो मोशन है इलेक्ट्रॉन की नेग्लिजिबल कैसे हो जाएगी। अब हमने कंसीडर कर लिया है कि इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, और ये एक इलेक्ट्रॉन है। सिंप्लिसिटी के लिए हम हाइड्रोजन का केस कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस और ये बहुत हाई स्पीड हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ये भी हम लेक्चर नंबर 1 में वैसे डिस्कस कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे तेज़ी से ये पढ़ेंगे कि उसकी स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होती है, 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। उसका रेडियस जो है वो क्या है, आर, और वो डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, ये डिस्टेंस जो है ये बहुत स्मॉल है, तकरीबन 1 एंगस्ट्रॉम, जो कि बहुत स्मॉल है। वेलोसिटी क्या है, बहुत हाई है। तो टाइम पीरियड क्या होगा, S/v, और वो हमारे पास आएगा 10⁻⁻16। टाइम पीरियड जो है वो बहुत स्मॉल है। तो ये जो लूप है ये रिवॉल्व करने की वजह से इलेक्ट्रॉन के इसमें करंट तो आ गया, लेकिन टाइम पीरियड इतना कम है कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो करंट जो है वो स्टेडी है। वैसे स्टेडी करंट नहीं होता, लेकिन इतना कम ये टाइम है कि हम इसको, क्योंकि तेज़ स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, अगर टाइम पीरियड जो होता है ये भी हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि 1/f होता है। अगर टाइम पीरियड जो है वो बहुत कम है तो फ्रीक्वेंसी हाई है, तो मीन्स कि इलेक्ट्रॉन जो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ रिवॉल्व कर रहा है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो जो करंट है वो स्टेडी करंट है। तो ये लूप जो करंट कैरिंग की तरह बिहेव कर रही है ये क्या है, स्टेडी करंट है, क्योंकि मैग्नेटिज्म में हम स्टडी ऑफ स्टेडी करंट ही क्या होती है, मैग्नेटिज्म होता है। अब इस लूप में जो करंट आया वो करंट इन लूप कितना है, करंट इक्वल होता है Q/T के। चार्ज हमारे पास क्या है, -e, टाइम पीरियड हम निकाल चुके हैं, इस v को ऊपर लेके जाएंगे तो I = -eV/2πr। -e क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। करंट जो है इसमें दिख रहा है कि वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। देन अगर ये डाइपोल मैग्नेटिक, अब ये हमारे पास लूप जो है वो कैसे बिहेव कर रही है, करंट कैरिंग लूप। अगर ये करंट कैरिंग लूप है तो करंट कैरिंग लूप को हम क्या कहते हैं कि वो मैग्नेटिक डाइपोल है। अगर वो मैग्नेटिक डाइपोल है तो उसका कोई ना कोई मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होगा। और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि m = I × एरिया। अब एरिया क्या होगा, πr²। इस लूप का एरिया है, आई हमने वैल्यू पुट की करंट की, एरिया की वैल्यू पुट की, यहाँ पे पाई से कैंसिल, एक r से कैंसिल, तो m = ओके। जब हमने m का यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अब i में यहाँ पे क्या था, -e था, तो जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा, +e हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगेन, ठीक है, समझ आ गया, मैग्नीट्यूड लिया, इसकी वजह से ये माइनस जो था वो प्लस हो गया, eV/2πr। अब इस मैग्नेटिक डाइपोल की हमने डायरेक्शन देखनी है, तो हमारे पास करंट किस डायरेक्शन में फ्लो, इलेक्ट्रॉन जो है वो किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे हैं, इस तरह से। और करंट क्या होता है, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन। तो मुझे यहाँ पे करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट होगी, मीन्स के करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा।
ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन होगी, ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन की। ओके, अब करंट की डायरेक्शन के से ही मैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकती हूँ। करंट मेरे पास इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो मेरा थंब जो है वो इस डायरेक्शन में बता रहा है, और ये डायरेक्शन क्या होगी, ये अगर जेड एक्सिस है ना, तो वो वाली डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरह, मीन्स के नेगेटिव जी एक्सिस। तो नेगेटिव जी एक्सिस को मैं इस तरह से लिख देती हूँ। तो नेगेटिव जी एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिया, और इसमें क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो यहाँ पे साथ क्या आ जाएगा, माइनस सी। ठीक है, तो इसके साथ अगेन क्या आ जाता है, एक माइनस साइन आ जाता है इस जी की वजह से। ओके, उसके बाद मैं क्या कर दूंगी, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगी। जैसे ही मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूंगी, तो हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा है कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या हो जाती है, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाती है। और वो टॉर्क क्या है, एम क्रॉस पी। ये हम फाइंड कर चुके हैं पिछले लेक्चर नंबर 2 में। तो हमने वहाँ से डायरेक्ट लिखा कि टॉर्क इज इक्वल्स टू एम क्रॉस बी। अब ऑर्बिटल मोशन को पूरे को, टॉर्क क्या होता है, मीन्स रोटेट करवाना। तो अगर टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, इट मीन्स कि वो इसको रोटेट करवाएगा। तो इस पूरे ऑर्बिटल मोशन को रोटेट करवाना बहुत डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू स्पिन। स्पिन तो सिर्फ ऐसे ऐसे स्पिन कर रहे हैं ना, उसको रोटेट करवाना आसान है, जबकि इस पूरे ऑर्बिटल को, इस पूरे ऑर्बिट को रोटेट करवाना क्या है, हार्डर है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि पैरामैग्नेटिज्म में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, बहुत स्मॉल है, नेग्लिजिबल है। हम सिर्फ स्पिन जो होता है उसमें डोमिनेंट होता है। तो हमने इसको लिखा कि बट इट इज़ हार्डर टू टिल्ट द एंटायर ऑर्बिट देन इट इज़ द स्पिन, देन एज कम्पेयर टू स्पिन। सो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू पैरामैग्नेटिज्म इज स्मॉल। ओके, ये रीज़न हमने एक रीज़न डिस्कस कर लिया। अब सेकंड रीज़न क्या है, सेकंड रीज़न जो हमने देखनी है कि क्यों या कैसे जो है स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाती है और कम हो जाती है जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, सेकंड रीज़न यही थी ना कि चेंज इन ऑर्बिटल वेलोसिटी व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड। तो अब उस चीज़ को हमने डिस्कस करना। सबसे पहले हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन स्पीड अप और स्लो डाउन जो होता है वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है। अब जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ये इसका जेड एक्सिस था, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और ये इसका क्या है, रेडियस आर है, और ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की क्या है, डायरेक्शन हो गई है, माइनस एम डायरेक्शन में था। ठीक है, सेम उसी चीज़ को मैंने ड्रॉ कर लिया। अब अगर ये इस तरह से मूव कर रहा है तो इसके ऊपर क्या होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स भी होगी ना, क्योंकि रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पे वी हैव एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू मूव इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। दो फोर्सेज होती हैं एक इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में मूव करवाने के लिए, और ये दोनों फोर्सेज जो होती हैं वो इक्वल रखते हैं हम। जब हम इनको इक्वल रखेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वेयर के। चार्जेस हमारे पास क्या हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ई। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पे क्यों लिए हैं, क्योंकि ये डाईमैग्नेटिज्म का थर्ड वन वाला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, डाईमैग्नेटिज्म के लिए। और डाई में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेयर्ड फॉर्म में होते हैं 2। तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, माइनस ई दोनों क्या हो जाएंगे, ई स्क्वेयर। दोनों को रखा इक्वल। ये तब है जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेम जिस तरह हमने ऊपर किया था कि पहले हमने ऐसी कैलकुलेट की, फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवाया, फिर अब इसी में भी हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवाएंगे। ठीक है, अब नाउ अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को प्लेन जो है ऑर्बिट का उसके परपेंडिकुलर अप्लाई करवाना है। तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर टू प्लेन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवा दी। अब जैसे मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँगी तो वेलोसिटी, पहले वो वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, अब वो जिस वेलोसिटी के साथ मूव करेगा वो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। वेलोसिटी वी से वी प्राइम में चेंज हो गई। ठीक है, तो द वेलोसिटी बिकम वी प्राइम, वी से वी प्राइम में चेंज हो गई। अब जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, पहले इसमें क्या थी, एक फोर्स लग रही थी, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो है ही, उसके अलावा यहाँ से यहाँ तक क्या लग रही थी, एक फोर्स लग रही थी, जो कि मेरे पास क्या थी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी। ठीक है, एफ ई। बट जब मैंने इसके ऊपर क्या कर दी, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी है, तो मेरे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स भी आ जाएगी, 2 फोर्सेस आ गई। अब इन दोनों फोर्सेस को एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू एफ सी। पहले ये क्या थे, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ओवर आर। जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको लॉरेंट्ज फोर्स के जरिए लिखेंगे, एफ एम इज इक्वल टू माइनस क्यू वी क्रॉस बी। इसको मैंने परपेंडिकुलर लगाया तो एंगल क्या है 90, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा ई वी बी, क्योंकि चार्ज जो है वो मेरे पास माइनस ही है, माइनस माइनस प्लस ई वी बी हो जाएगा। ओके, अब आप लोग और करो कि मैंने यहाँ पे वेलोसिटी की जगह वी प्राइम हर जगह लिखा है, क्योंकि अब वेलोसिटी क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ओवर आर इक्वल है एम वी स्क्वायर ओवर आर। यहाँ पे मैंने एम के साथ ई क्यों लिखा है, इस तरह से भी समझ सकते हैं मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन बुक में इसकी रीज़न ये लिखी हुई है कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट जो होता है वो भी एम होता है, तो उसके साथ अगर आप आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन से बचने के लिए इन्होंने साथ में सब्सक्रिप्ट ई यूज़ कर लिया। तो इक्वेशन 2 से ये दोनों इक्वल थे, मैंने इसकी जगह क्या लिख दी, ये वाली वैल्यू लिख दी प्लस ई वी, बाकी सेम चीज़ें हैं। इसको मैं इधर रहने दूँगी, इसको इधर ले जाऊँगी कि अब यहाँ से एम ई बाई आर को कॉमन ले लेंगे तो वी स्क्वायर माइनस वी। अब इसका फॉर्मूला कैसे खोल सकते हैं, वी सॉरी बी स्क्वायर था, ठीक है। जब आपने इसकी वैल्यू पुट की है ना तो इसके ऊपर वी प्राइम नहीं है, ये बात याद रखनी है। तो ये उधर गई है तो वी स्क्वायर है सिंपल वाला, इसके साथ प्राइम है क्योंकि इसके आप वैल्यू पुट कर चुके हो। यहाँ पे एम ई बाई आर को कॉमन लेंगे, वी स्क्वायर माइनस वी, यहाँ पे इसका फॉर्मूला खुलता है वी प्राइम प्लस वी प्राइम माइनस वी। अब अगर हम कह देते हैं जब वेलोसिटी चेंज हुई है तो फॉर एग्जांपल वो स्पीड अप हो गया तो वी प्राइम जो है वो ज़्यादा हो गया वी से, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि अगर ये इक्वल है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो हम यहाँ पे जब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये वी प्राइम की, और यहाँ पे वी की जगह वी प्राइम यूज़ करेंगे तो वी प्राइम क्या हो जाएगा 2v प्राइम, और यहाँ पे वी प्राइम माइनस वी प्राइम क्या हो जाएगा डेल वी। ई वी प्राइम बी इज इक्वल्स टू एम ई बाई आर, यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक की जगह डेल वी और इसकी जगह 2v प्राइम। यहाँ पे मैंने वेलोसिटी ही चेंज इन वेलोसिटी ही फाइंड करनी थी, तो मैं यहाँ पे डेल वी फाइंड करूँगी, और ये मेरे पास क्या आ गई है चेंज इन स्पीड जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। अब अगर यहाँ पे चेंज इन वी जो है वो चेंज हो गया डेल वी में, तो जो मेरे पास एम की वैल्यू आई थी उसको भी मैं चेंज इन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिख सकती हूँ, उसमें भी तो चेंज आएगा अगर वेलोसिटी में चेंज आया। तो एम इज़ इक्वल तो इसके आया था, अब इसको मैं अगर चेंज करके लिखूँगी तो डेल आ जाएगा, डेल एम इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे वी की जगह डेल वी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ये वैल्यू सिंपल पुट कर दी, सॉल्व करेंगे तो -1/4 ई स्क्वेयर आर स्क्वेयर एम ई बी मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में चेंज आया, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट में चेंज आया मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में। और हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था कि जब आपके पास पैरा डायमैग्नेटिज्म होता है तो उसमें आप मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो आपके पास सारे डायपोल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो सारी किस में चेंज हो जाती है, ऐसे रैंडम मोशन में थे। जैसे ही आप एक्सटर्नल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो ये अपने आप को अलाइन कर लेते हैं ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप्लाई की थी, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, यही बात है। तो ऐसा तो डायमैग्नेटिक बिहेवियर में चेंज इन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट हैपेंस इन डायमैग्नेटिक बिहेवियर, सो वी कैन से दैट द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायमैग्नेटिक या डायमैग्नेटिज्म। अब इस लेक्चर में हमने किया कि एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने कहा कि हमारे पास जो डायपोल मूवमेंट होता है उसके सोर्सेज स्पिन होती है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और चेंज होती है। अब पैरामैग्नेटिज्म जो होती है उसमें स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल मोशन होते थे, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोमिनेंट हो जाता था, ऑर्बिटल मोशन को हम निग्लेजिबल कर देते थे, ठीक है। जबकि और जो पैरामैग्नेटिज्म होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अनपेयर्ड होने चाहिए। फिर हमने कहा कि जो थर्ड वन है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर डायमैग्नेटिज्म के लिए, और उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है पेयर्ड फॉर्म में होने चाहिए। तो अगर हमारे पास ऐसा केस आ जाए कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जो कि रेवोल्यूशन हमने कहा है कि अगर रिवॉल्व कर रहा है ऑन द न्यूक्लियस तो पैरामैग्नेटिज्म में आती है। जबकि जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से, लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास डायमैग्नेटिज्म में आ जाता है। तो अगर एक केस है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी कर रहा है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई कर दूं, तो उसमें हम पैरामैग्नेटिज्म लेंगे या फिर डायमैग्नेटिज्म। तो उसमें हम ये देखेंगे कि अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड फॉर्म में है तो हमारे पास पैरामैग्नेटिज्म होगा, वो उसमें पैरामैग्नेटिज्म डोमिनेंट हो जाएगा। और अगर उसमें
इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड फॉर्म में है तो उसमें डायमैग्नेटिज्म जो होगा वो डोमिनेंट हो जाएगा और इसमें हम डायमैग्नेटिज्म लेंगे। फिर हमने इसमें स्टडी किया इस पूरे लेक्चर में कि ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निग्लिजिबल क्यों है, हमने वो देखा। फिर उसके बाद हमने देखा कि दूसरी चीज़ जो हमें फाइंड करनी थी कि अगर हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो चेंज हो जाती है जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो कितनी चेंज होती है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।